Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. Today we are back with a new video that is a nursing care plan on asthma. ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि एक एस्थमेटिक पेशेंट को क्या क्या केयर प्रोवाइड करेंगे और सिमिलरली हम जानेंगे कि एस्थमा क्या होता है, थोड़ा बहुत एस्थमा के बारे में जानेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले देखो, एक कॉमन डेफिनेशन एस्थमा की जो है वो हम देख सकते हैं क्या है. एस्थमा इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ द एयरवेज कैरेक्टराइज्ड बाय रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, bronchial hyperresponsiveness and mucus hypersecretion leading to recurrent episodes of wheezing, breathlessness, chest tightness and coughing. तो ये एक कॉमन डेफिनेशन. तो एस्थमा क्या है? क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है एयरवेज का, ठीक है, जिसमें क्या क्या होता है? रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है तो उसे रिवर्स किया जा सकता है, मतलब उसे दोबारा से पेटेंट किया जा सकता है. ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, जो ब्रोंकाई है, ठीक है, या ब्रोंक्यूल्स हैं, उनकी हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस देखी जाती है और म्यूकस का हाइपर सिक्रेशन, बहुत ज़्यादा सिक्रेशन देखा जाता है, ठीक है. इसमें आपको बार बार रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ वीजिंग, ये सब आपको देखने को मिलता है. ब्रेथलेसनेस आपको देखने को मिलता है, ठीक है. अब हम देखेंगे कि क्या डायग्नोसिस आप इसमें बनाओगे नर्सिंग केयर प्लान अगर आप बना रहे हो एस्थमा का, ठीक है. तो जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, सबसे पहला है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू bronchoconstriction and alveolar capillary membrane dysfunction as evidenced by dyspnea, low SpO2 and cyanosis, ठीक है. सेकंड है ineffective airway clearance related to increased mucus production and bronchospasm as evidenced by wheezing, productive cough and use of accessory muscles. The next है ineffective breathing pattern related to airway obstruction and anxiety as evidenced by tachypnea, shallow breathing and nasal flaring. द नेक्स्ट इज़ एक्टिव इंटॉलरेंस एंड नेक्स्ट एंजाइटी पे बेस्ड है, ठीक है. तो हमने अब जो फॉर्मेट है वो चेंज कर दिया. पहले हम डिस्कस कर लेते हैं केयर प्लान्स, उसके बाद हम बनाते हैं अपने जो पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन होता है उसको, ठीक है. तो सबसे पहला है इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू इंक्रीज्ड म्यूकस प्रोडक्शन एंड ब्रोंकोस्पैज्म एज एविडेंस्ड बाय वीजिंग, प्रोडक्टिव कफ एंड डिफिकल्टी ऑफ क्लियरिंग सिक्रेशंस. तब सब्जेक्टिव डेटा क्या है? पेशेंट्स रिपोर्ट्स आई कांट गेट द म्यूकस आउट, मतलब जो म्यूकस सिक्रेशन हो रहा है वो पेशेंट उसे एक्सपेक्टोरेट बाहर नहीं निकाल पा रहा है, ठीक है. इसके बाद ऑब्जेक्टिव डेटा में वीजिंग आपको देखने को मिलेगी, प्रोडक्टिव कफ आपको देखने को मिलेगा, विद थिक स्पूटम, ठीक है. रेस्पिरेटरी रेट 26 पर मिनट पे पहुंचेगा, ठीक है. अब इसमें गोल क्या होगा? टू मेंटेन अ पेटेंट एयरवे, या फिर आप बोल सकते हो टू मेंटेन इन इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, ठीक है, या नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न विल बी मेंटेन्ड. ऐसा आप कुछ भी लिख सकते हो, अदरवाइज ये गोल भी आप लिख सकते हो. फिर प्लानिंग आ जाती है. प्लानिंग में ब्रेथ साउंड्स को असेस करो, रेस्पिरेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है उसे असेस करो, ठीक है, ठीक है. इसके बाद मॉनिटर स्पूटम कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका कलर, उसका थिकनेस, अमाउंट, वो मॉनिटर करना है. एडमिनिस्टर ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब्ड. एडमिनिस्टर ब्रोंकोडायलेटर्स या म्यूकोलाइटिक्स, आपको जो भी डॉक्टर ने बोला है वो देने हैं. एनकरेज कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज. एनकरेज फ्लूइड इनटेक 2 to 3 लीटर्स पर डे इफ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है. अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो आप 2 to 3 लीटर्स ऑफ फ्लूइड लेने के लिए आप बोलोगे. पेशेंट को हाई फाउलर या सेमी फाउलर पोजिशन में रखना है हमें, और चेस्ट फिजियोथेरेपी जो है वो प्रोवाइड करानी है पेशेंट को. तो ये आपकी हो जाएगी प्लानिंग. इसी पे बेस्ड आपके बनेंगे इंटरवेंशंस. और लास्ट में इवैल्यूएशन में था गोल हैज़ बीन मेट एज पेशेंट डिमॉन्स्ट्रेटेड क्लियर लंग साउंड. ये आप लिख सकते हो इवैल्यूएशन में. अदरवाइज आप लिख सकते हो कि नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न आफ्टर प्रोवाइडिंग प्लान नर्सिंग केयर, नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न इज मेंटेन्ड, ऐसा करके आप लिख सकते हो, ठीक है. इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट डायग्नोसिस पे, दैट इज इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड एंजाइटी एज एविडेंस बाय टैकेपनिया, शैलो ब्रीदिंग एंड यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स, ठीक है. तो इसमें असेसमेंट में आप क्या देख रहे होगे? पेशेंट स्टेट्स आई फील लाइक आई कांट कैच माई ब्रेथ, ठीक है. पेशेंट बोलेगा कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस नहीं ले पा रहा हूँ मैं, ठीक. ऑब्जेक्टिव डेटा में आप क्या बोलोगे? टैकेपनिया है. रेस्पिरेटरी रेट 30 ब्रेथ्स पर मिनट है, ठीक है. इसमें नेज़ल फ्लेयरिंग, शैलो ब्रीदिंग, यूज़ ऑफ एक्सेसरी मसल्स, रेस्टलेसनेस, ये सब आपको देखने को मिलेगा. SpO2 भी आपको कम मिलेगा, ठीक है. गोल क्या होगा? द पेशेंट विल डेमोन्स्ट्रेट एन इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न. इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न विल बी मेंटेन्ड या नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न विल बी मेंटेन्ड, दैट विल बी आवर गोल. देन प्लानिंग क्या होगी? प्लानिंग होगी
assess respiratory rate, depth, rhythm, and effort frequently, monitor oxygen saturation and ABG values, position patient in high Fowler's position to promote lung expansion, administer prescribed bronchodilators and corticosteroids जो भी डॉक्टर ने बोला है, ठीक है. encourage diaphragmatic and pursed lip breathing exercises, ये आपको पेशेंट को बताना है कि आप ये ड्रिप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और डायफ्रेगमेटिक या पर्स लिप ब्रीदिंग आपको करनी है, ठीक है. मेंटेन एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस टू रिड्यूस एंजाइटी, प्रोवाइड काम एंड रिश्योरेंस एंड इमोशनल सपोर्ट, ये सब आपको जो है प्लानिंग में लिखना है. इसी पे बेस्ड आपकी इंटरवेंशन बन जाएंगी. और इवेल्युएशन में द गोल हैज़ बीन मेट, या फिर आप लिख सकते हो कि आफ्टर प्रोवाइडिंग प्लान नर्सिंग केयर इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न वॉज मेंटेन, ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हो. फिर इसके बाद हम आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ इलनेस पर. अब यहाँ से जो स्टार्ट है वो है हमारी जो फिजिकल एग्जामिनेशन एंड जो पूरा प्रोसेस होता है. इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इससे पहले आपको पेशेंट आइडेंटिफिकेशन डेटा लिखना पड़ेगा, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लिखना पड़ेगा, आपको पेशेंट का जो है पूरा फैमिली चार्ट बनाना पड़ेगा, फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा, वो सब बनाना पड़ेगा. उसके बाद आप आओगे हिस्ट्री ऑफ इलनेस पे. हिस्ट्री ऑफ इलनेस में आई होप आपको बनाना आता होगा, ठीक है. अगर नहीं आता तो हमारी पुरानी वीडियोज़ आप देख सकते हो, उसमें मैंने क्लियरली बताया है. इसके बाद हिस्ट्री ऑफ इलनेस पे आओगे. हिस्ट्री ऑफ इलनेस में आपको क्या क्या करना है, पास मेडिकल हिस्ट्री, पास सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, ठीक है. प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री में द पेशेंट रिपोर्ट्स आर हिस्ट्री ऑफ एस्थमा फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स विद रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ वीजिंग एंड ब्रेथलेसनेस, स्पेशली ड्यूरिंग कोल्ड वेदर एंड एक्सर्शन. The patient is currently experiencing increased difficulty in clearing mucus along with coughing, wheezing and shortness of breath for past 2 days. And the patient has been using prescribed inhalers at home but reports minimal relief leading to hospital admission. ऐसे आप लिख सकते हो आपका प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री. अब आ जाते हैं चीफ कंप्लेंट्स पे. चीफ कंप्लेंट्स क्या होगी एस्थमेटिक पेशेंट की, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सिंस 2 days, ठीक है, प्रोडक्टिव कफ विथ थिक स्पूटम सिंस 2 days, wheezing and chest tightness since 2 days, and difficulty clearing mucus since 2 days, and फटीग ऑन एक्सर्शन सिंस 1 day. अभी आपको टाइम भी मेंशन करना है कि ये प्रॉब्लम्स कब कब से हो रही हैं, ठीक है. इसके बाद हम आ जाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एस्थमेटिक पेशेंट. फिजिकल एग्जामिनेशन में आप जनरल अपीयरेंस, मेंटल स्टेटस, पोस्चर वगैरह चेक करोगे, ठीक है. इसके बाद हम आएंगे स्किन कंडीशन. स्किन कंडीशन में आप कलर चेक करोगे, पेल विद स्लाइट साइनोसिस अराउंड लिप्स, साइनोसिस हो सकता है पेशेंट को अराउंड लिप्स, ठीक है. टेक्सचर स्मूथ, टेम्परेचर वार्म, लेशंस नन ऑब्जर्व्ड. हेड एंड स्काल्प में स्काल्प और फेस चेक करोगे. आइज में आईब्राउज, आईलैशेस, आईलिड्स, आईबॉल्स, कंजक्टिवा, स्क्लेरा, प्यूपिल, ये सब आपको चेक करना है. और ये जो हमने फिजिकल एग्जामिनेशन बनाया है ये एक एस्थमेटिक पेशेंट के हिसाब से ही बनाया, तो आप डेटा को एज सच कॉपी कर सकते हो, ठीक है, यूज़ कर सकते हो. फिर ईयर्स, नोज और माउथ एंड फेरिंग्स का एग्जामिनेशन करोगे. लिप्स ड्राई दिखा रखे हैं माउथ एंड फेरिंग्स में, ऑर्डर ऑफ माउथ नो फाउल स्मेल, टीथ प्रेजेंट एंड क्लीन, गम्स हेल्दी हैं, टंग मॉइस्ट एंड नॉर्मल है. नेक, चेस्ट और एब्डोमन फिर इसका आप चेक करोगे. फिर एब्डोमन में आप ऑब्जर्वेशन, पाल्पेशन, परक्यूशन एंड ऑस्कल्टेशन देखोगे, ठीक है. ऑस्कल्टेशन में बावल साउंड तो नॉर्मल होंगी पर आपको वीजिंग सुनाई देगी, यहाँ पे आप वीजिंग ऐड कर लेना ज़रूर, ठीक है. फिर इसके बाद चेस्ट में थोरैक्स जो है सिमेट्रिकल है, ब्रेथ साउंड्स जो हैं वीजिंग हर्ड बायलेटरली. फिर उसके बाद हार्ट में नॉर्मल S1 and S2 नो मर्मर्स. और ब्रेस्ट तभी ऐड करना जब फीमेल पेशेंट हो, अदरवाइज मेल पेशेंट में ये हटा ही देना, ठीक है. इसके बाद आ जाते हैं एक्सट्रीमिटीज़ पे, बैक और जेनिटल और रेक्टम, ठीक है. जेनिटल और रेक्टम की एग्जामिनेशन अगर नीडेड है तो करना, अदरवाइज लीव इट, ठीक. इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पैरामीटर्स. पैरामीटर्स मतलब वाइटल पैरामीटर्स. वाइटल पैरामीटर्स हमारे वही टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, SpO2, पेन स्केल. तो ये सब आप चेक कर सकते हो, सामने आपके दिया हुआ है. टेम्परेचर नॉर्मल है, पल्स टैकीकार्डिया शो कर रहा है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज्ड है, ब्लड प्रेशर स्लाइटली एलिवेटेड है, SpO2 लो है, ठीक है. और पेन स्केल में हमने माइल्ड डिस्कम्फर्ट दिखा रखा है, ठीक. इसके बाद इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे. इन्वेस्टिगेशन में आप कंप्लीट ब्लड काउंट, हीमोग्लोबिन, चेस्ट एक्सरे, सीरम IgE लेवल्स, ABG करवाओगे, स्पायरोमेट्री, देन पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट, ठीक है, और स्पूटम कल्चर, ये आप सब करवाओगे अपने इन्वेस्टिगेशंस में. देन आ जाते हैं मेडिकेशन में. साल्ब्यूटामॉल, ठीक है, ये नेबुलाइजेशन के लिए हम देंगे. ब्रोंकोडाइलेटर होता है और ब्रोंकाई को जाके डायलेट करेगा. डायलेट मतलब उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना उसे बढ़ाएगा सिंपली, ठीक है. इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड क्या होता है, एंटीकोलिनर्जिक होता है. ये भी आप, इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं जैसे कि ड्राई माउथ, ब्लड विजन या थ्रोट इरिटेशन, ये सब देखने को मिल सकता है, ठीक. ये भी इनहेलेशन के लिए देना है हमें. फिर बोडोसमाइड से भी इनहेलेशन करवाना है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, ठीक. फिर मॉन्टिकोलास्ट ल्यूकोट्राइन ब्लॉकर है और ये OD में देना है, ओरली दे सकते हैं. इसका साइड इफेक्ट हो सकता है हेडेक या एब्डोमिनल पेन, ठीक. फिर प्रेडनिसोलोन जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, प्रेडनिसोलोन देना है, ठीक.
फिर उसके बाद ऑक्सीजन थेरेपी, O2 थेरेपी आपको देनी ही है पेशेंट को। पैरासीटामॉल देना है, एनाल्जेसिक का काम करता है इसलिए, ठीक है। और IV नॉर्मल सलाइन इंट्रावीनसली आपको देना है, ठीक। तो ये हो जाएगी आपकी मेडिकेशन फॉर एस्थमेटिक पेशेंट। इसके बाद आ जाते हैं हेल्थ एजुकेशन पे। तो आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें से आपको कुछ उन्हीं पे ध्यान देना है कि आप क्या डाइट दोगे, एक्सरसाइजेज क्या बताओगे, ठीक है, क्या डूज एंड डोंट्स बताओगे पेशेंट को, ठीक है। पेशेंट को बोलना है कि मेडिकेशन एडहेरेंस प्रॉपर रखनी है, फॉलोअप प्रॉपर रखना है। सो यही चीज़ें हैं जो आप हेल्थ एजुकेशन में पेशेंट को प्रोवाइड कराओगे। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट नर्सिंग केयर प्लान फॉर अस्थमेटिक पेशेंट। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में ना आओ, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ स्टे ट्यून्ड।